फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ अवताराइज अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के तीनों चरणों के बारे में, जिसमें हम शुरुआत प्रथम चरण से करेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों, आज हम चर्चा करना चाहते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को हमने तीन संदर्भों में देख के देखना है। मैं आपको अभी एक आउटलाइन बता रहा हूं, एक ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इतिहासकार मध्यकाल को दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में राजपूतों को रखते हैं, जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विकेंद्रीकरण के बिंदु दिखते हैं। और दूसरा जो है वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को रखते हैं। हम इस ऐतिहासिक व्यवस्था को थोड़ा सरल बनाने के लिए तीन चरणों में देखते हैं। पहला चरण यानी राजपूत काल। राजपूत काल भारत के संदर्भ में उस समय राजपूतों की स्थिति क्या थी, राजपूतों की सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, इन सभी बिंदुओं पर हमें चर्चा करना पड़ेगी। वहीं इसका दूसरा जो सब पार्ट होगा वो होगा इस्लाम का उत्थान मध्य एशिया में। मध्य एशिया में इस्लाम का उत्थान की परिस्थितियां क्या थी, पैगंबर साहब एक विचारधारा लेके चले तो क्यों चले, इससे पहले मध्य एशिया में किस प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्थाएं चलती थीं, और उन व्यवस्थाओं के बावजूद भी एक व्यक्ति एक सिस्टम को लेकर चला, एक विचारधारा को लेकर चला और तेजी से उसकी विचारधारा को जनमत आधार मिलता चला गया। इसके कारण क्या थे, इन कारणों पर चर्चा करते हैं। दूसरे चरण में हम आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे। दिल्ली सल्तनत का भारत में राइजिंग, उनका एस्टेब्लिश्ड होना, उनके आर्थिक परिवर्तन, यानी भारत के संदर्भ में हमारी समाज में, हमारे धर्म में, हमारी राज्य व्यवस्था में या हमारी अन्य व्यवस्थाओं किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, हम ये परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। तीसरे चरण में हम मुगल साम्राज्य को देखते हैं, मुगलों की उत्पत्ति, उनका उत्थान और उनकी व्यवस्थाओं के द्वारा उनकी व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन आया, इनको देखते हैं। अभी हम पहले चरण पर चर्चा करेंगे और पहले चरण को देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में राजपूत वंश किन किन स्थानों पर कैसे एस्टेब्लिश्ड थे। इस पर चर्चा करने के बाद फिर हम अगले चरण में जाएंगे। अभी हमने चर्चा की थी मध्यकालीन इतिहास को तीन भागों में विभाजित करने की। तो इसका पहला चरण जो है ना, राजपूत काल और इस्लाम के उत्थान, यानी दो डिवीजन में से बांटा था। राजपूत काल में हम क्या देखते हैं, राजपूत काल में हर्षवर्धन के बाद की जो परिस्थितियां हम देखते हैं, यानी 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने एक केंद्रीकृत सत्ता को जन्म दिया और एक बड़े साम्राज्य को उसने अपनी शासन व्यवस्था में ला दिया। हर्षवर्धन के पश्चात कोई ऐसी बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं आई जो संपूर्ण क्षेत्र को एकीकृत शासन व्यवस्था में बांध सके।
दक्षिण भारत में हर्षवर्धन के विस्तार को रोक दिया गया, लेकिन उत्तर पश्चिम में, उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में हर्षवर्धन का एक बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था। यहां पर हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय जो राजधानी कन्नौज आ गई थी, इससे पहले इस राजधानी का जो अस्तित्व रहा वो पाटलिपुत्र यानी मगधाज राज्य बहुत ताकतवर रहा था, और पाटलिपुत्र का वो अस्तित्व था जो अस्तित्व अब कन्नौज में आ गया था। यानी राजधानी का एक तरह से राजनीतिक स्थानांतरण हो गया और केंद्रीकृत व्यवस्था कन्नौज में दिखाई देने लगी। यहां पर देखते हैं कि हर्षवर्धन के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण ऐसा कोई राजा आता जो राजा इस व्यवस्था को संभाल सकता था, तो भारत के इतिहास का स्वरूप कुछ और होता। संभव है कि बहुत सारी ऐतिहासिक गतिविधियों को हम नहीं पढ़ते, संभव है कि इस्लाम का आगमन नहीं होता, संभव है कि अन्य ऐसे राजाओं के अस्तित्व मिलते जो राजा इस पूरी व्यवस्था को संभाल के रखते थे। लेकिन हर्षवर्धन के बाद कन्नौज में आयुध वंश इस्टेब्लिश्ड हो गया। आयुध वंश जब स्थापित हुआ तो राजनीतिक केंद्रीकरण तो कन्नौज बना रहा, लेकिन आयुध वंश का कोई भी राजा इतना ताकतवर नहीं था कि राजनीतिक शक्ति को संतुलित कर सके। इस कन्नौज के दंगल में उस समय कुछ ऐसे राजवंश शासन कर रहे थे जिन शासकों ने कन्नौज के लिए एक प्रतिस्पर्धा तैयार कर दी। गुर्जर प्रतिहार उत्तर पश्चिम भारत में, यानी उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में शासन कर रहे थे। पाल वंश पूर्वी भारत यानी बंगाल के क्षेत्र में शासन कर रहा था, और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और ये तीनों डायनेस्टी बहुत ताकतवर डायनेस्टी थी, लेकिन इनके अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए ये केंद्रीय व्यवस्था पे अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे। इन लोगों का सोचना था कि कन्नौज पे जिसका अधिकार होगा उसकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। इसलिए इन तीनों राजवंशों की आपस में कन्नौज के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। और कन्नौज का जो आयुध वंश था, इस आयुध वंश के राजकुमारों को या व्यक्तियों को या इस आयुध वंश के कुलीन एलिमेंट्स को ये गद्दी पे बिठालना चाहते थे, जिससे कि उस व्यक्ति पे उन राजवंशों का प्रभाव बना रहे जिस राजवंश ने उसे उस गद्दी पे बिठाला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कन्नौज पे उस राजवंशीय परंपरा के आदेश प्रभावित होंगे। यहां पर हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों का युद्ध लगभग 100 वर्षों तक चलता रहा। इन 100 वर्षों के युद्ध ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर के रख दिया, आई मीन से डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा माना जाता है कि अगर इन त्रिदलीय संघर्ष नहीं होता तो संभव है कि विदेशी आक्रमण हिंदुस्तान पे नहीं होता, क्योंकि ये शक्तियां बनी रहती हैं, लेकिन तीनों शक्तियों ने आपस में लड़के अपनी शक्ति को डैमेज कर दिया, अपनी खुद की शक्ति को मिटा दिया। यहां पर क्या देखा जाता है कि इनकी प्रतिस्पर्धाएं हर क्षेत्र को प्रभावित करती चली गई। देखो, अपन कॉमन सी बात जानते हैं, अगर दो देशों का युद्ध होता है, देशों में आपस में युद्ध होते हैं, दो घरों में युद्ध होता है, दो राज्यों में युद्ध होता है, किसी भी व्यवस्था में अगर
डिस्टरबेंस होता है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था सबसे पहले प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने से समाज प्रभावित होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से समाज प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो आपके सामाजिक रिश्तों में बदलाव आने लगता है। जैसे ही सामाजिक रिश्तों में बदलाव आने लगता है तो कहीं ना कहीं सोचने का नजरिया, धार्मिक एलिमेंट्स, सांस्कृतिक गतिविधियां, ये सारी की सारी प्रभावित होने लगती हैं। और अगर कोई एक शक्तिशाली राज्य मजबूती का आधार लेके एक प्रॉपर तरीके से शासन कर रहा है, अगर वह प्रॉपर तरीके से शासन कर रहा है, उस राज्य में शांति व्यवस्था है, तो अपन जानते हैं कि वहां पे आर्थिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार होता है, क्योंकि व्यापारी वहां पर आने में नॉर्मल महसूस करता है। ट्रेडर्स आते हैं, आपके यहाँ व्यापार करते हैं तो आपको भी फायदा होता है, उनको भी फायदा होता है। और अगर आपके यहाँ डिस्टर्बेंस होता है तो ट्रेडर्स आने से हिचकिचाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस आपाधापी में उसमें हमारी लूट हो जाए, हमारा धन लूट लिया जाए। मतलब एक तरह से वो डरे सहमे से रहते हैं, इसलिए गतिविधियां गिर जाती हैं, उत्पादन की इकाइयां भी गिर जाती हैं, मार्केट भी बंद रहते हैं या मार्केट भी प्रभावित होते हैं। और जब मार्केट प्रभावित होते हैं तो उत्पादन की इकाइयां स्वाभाविक सी बातें प्रभावित होंगी, क्योंकि उनका माल नहीं बिकता है। इस त्रिदलीय संघर्ष ने भारत की राजनीति को एक नए समीकरण दिए। छोटे छोटे राज्य भर के आने लगे, क्योंकि ये जो मजबूत सत्ताएं थी ये कमजोर पड़ गई। इसके इन तीनों वंशों के अगले चरण में, उन्हीं व्यवस्थाओं में बहुत सारे राजवंश उभर के आ गए। गहरवाल राजवंश कन्नौज में स्थापित हो गया, चौहान राजवंश आगे चल के अजमेर में स्थापित हो गया, दिल्ली में तोमर स्थापित हो गए। चंदेल राजवंश जजाज भुक्ति, जिसे आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, जजाज भुक्ति में चंदेल राजवंश स्थापित हो गया। सेन वंश बंगाल में स्थापित हो गया। चोल, उत्तरवर्ती चोल, चालुक्य, चोल और उत्तरवर्ती चोल ये दक्षिण भारत में और चालुक्य गुजरात में स्थापित हो गए। कलचुरी वंश जबलपुर में स्थापित हुआ। कलचुरी वंश की कुछ शाखाएं, जो एक शाखा जो है ना गोरखपुर के आसपास, जैसे डाहल मंडल के नाम से जाना जाता, वहां स्थापित हुई। चालुक्य कल्याणी में भी स्थापित हुए। और उत्तर पश्चिम में हिंदू शाही वंश, ब्राह्मण वंश के नाम से भी जाना गया, वो स्थापित हुआ। हिंदू शाही वंश एक ऐसा वंश था जो विदेशी आक्रमणों के मार्गों पर शासन कर रहा था, और इसने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि जितने भी विदेशी आक्रमण होते थे वो इसी रास्ते से गुजरते थे, तो सबसे पहले उनका अटैक हिंदू शाही वंश को झेलना पड़ता था। ये तो हुआ हमारा राजपूत काल का। अभी मैंने आपको किसी भी डायनेस्टी के राजाओं के कार्य, उनकी राजनीतिक गतिविधियां, उनके द्वारा एस्टेब्लिश्ड प्रशासन, इन किसी को नहीं बताया। इनको जानने के लिए आपको हमारी साइट पर लॉगिन करना पड़ेगा, या जो टेक्निकल प्रोसेस है उसके तहत आना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्थाओं की, तो इनकी सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत सारे परिवर्तन देखे गए। देखो, राजपूतों का उद्भव के संदर्भ में बहुत सारे मतांतर दिए गए। राजपूत भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में बटे हुए थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिन राजपूतों की उत्पत्ति मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से हुई है,
वह राजपूत सूर्यवंशी कहलाए। और जिन राजपूतों की उत्पत्ति मनु की पुत्री इला से हुई है वह चंद्रवंशी कहलाए। चंद्रवरदाई ने पृथ्वी राज रासों में अग्निकुंड की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि ऋषि विश्वामित्र ने माउंट आबू की पहाड़ी पे एक हवन करवाया था। उस हवन कुंड से चौहान, चालुक, प्रतिहार और परमार जैसे राजपूत राजाओं की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार की जो है ना राजपूत परंपरा की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो विदेशी आक्रमण पूर्व में हुए थे, हूण, कुषाण, इंडो ग्रीक वगैरह, ये जब भारतीय समाज में समाहित हो गए तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो राजपूत कहलाए। इस प्रकार के अनेक मतांतर दिए जाते हैं। लेकिन इन राजपूतों ने भारत के समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया। एक तो इन राजपूतों ने आपस में लड़के अपनी शक्ति का विध्वंस कर दिया। और जब ये राजपूत आपस में लड़के अपनी शक्ति का विध्वंस कर रहे थे तो इन्हीं युद्धों के संदर्भ में हमारी अर्थव्यवस्थाएं भी कमजोर पड़ गई। सामाजिक बदलाव भी देखे गए। जो समाज में 4 वर्ण व्यवस्था की संरचना थी, वो 4 वर्ण व्यवस्था की संरचना चरमराने लगी, टूटने लगी, ब्रेक्स होने लगी। इसमें जातियां, उपजातियां, वर्ग भेद, सामाजिक भेद, धर्म भेद, तमाम प्रकार के भेदों ने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू कर दिया। समाज में एक कुलीन वर्ग आया जो राजकुमारों से संबंध रखता था, राजघरानों से संबंध रखता था। एक सामान्य वर्ग आया। सामान्य वर्ग में भी विभाजन हुए। एक सामान्य वर्ग में एक मध्यस्थ वर्ग आया, मध्यम क्लास, मिडिल क्लास आई, और एक निचले तबके का वर्ग आया। और इस निचले तबके के वर्ग को हे दृष्टि से देखा गया और तेजी से इसका जो है ना बहिष्कार शुरू हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी शिल्प कला चली आ रही थी, इकोनॉमी को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, जो हमारी हस्तकला चली आ रही थी, इस हस्तकला का भी पतन देखा गया, क्योंकि युद्ध लगातार परस्पर हो रहे थे। इसके पतन ने कृषि पर बोझ बढ़ा दिया। कृषि पर जैसे ही बोझ बढ़ने लगा, एक तरफ कृषि का विस्तार तो देखा गया, लेकिन कृषकों का उत्थान नहीं देखा गया। कृषि के विस्तार के संदर्भ में सामाजिक बदलाव तो देखे गए, लेकिन तकनीकी बदलाव नहीं देखे गए। समाज में जो बदलाव आया था, जो चेंजमेंट आया था, इस चेंजमेंट ने एक अलग विचारधारा को जन्म दिया। यहां पे सबसे जो अलग विचारधारा देखने को मिलती है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या के सुरक्षा का भार एक माइनॉरिटी ने अपने हाथों में लेकर उसे पेटेंट कर लिया। यानी भारतीय जनमानस की सुरक्षा का भार राजपूतों ने ले लिया, और राजपूत ही सेना में भर्ती होंगे, राजपूत ही प्रशासक बनेंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्थाएं चलने लगी। एक तरह से एक बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। अगर बहुत सारी जनसंख्या के लिए
सुरक्षा व्यवस्था में समान दरवाजे खोल दिए जाते तो संभव था कि इन राजपूतों की प्रतिस्पर्धा में कोई एक महान राजा उभर के सामने आता जो इस पूरी व्यवस्था को संभालने की ताकत रखता। धार्मिक बदलाव भी देखे गए। धार्मिक बदलाव में जो ब्राह्मण वर्ग था वो ब्राह्मण वर्ग कुलीन वर्ग की ओर आकर्षित हो गया और ब्राह्मण कुलीन का एक समझौता कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्थाओं में टकराव की स्थिति को तेज करता चला गया। अभी हमने चर्चा की आर्थिक गतिविधियों की, सामाजिक बदलाव की, धार्मिक गतिविधियों की, लेकिन अभी एक बिंदु है राजनीतिक गतिविधियां। राजनीतिक गतिविधियों में हमने क्या देखा कि राजनीतिक गतिविधियों में दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखते हैं। एक तो जो सामंतवाद प्रारंभ से चालू हुआ था, जो गुप्तों के समय या उसके पश्चात जो सामंत यानी फ्यूडरल व्यवस्था जो आई थी, और जो सामंत थे जो अपने क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उस सामंतीय पद्धति में एक दूसरे प्रकार का बदलाव आया। एक विद्वान ने इसे ऊपर से सामंतवाद कहा था, जो सामंतवाद हमारा ट्रेडिशनल था, लेकिन राजपूत काल में जो सामंतवाद देखा गया उस सामंतवाद को उसने नीचे से सामंतवाद कहा, लोअर फ्यूडलिज्म। यहां पर हम यह देखते हैं कि सामंतीय प्रथा में गांव में एक मुखिया होता था। उस मुखिया को रेवेन्यू राइट्स था, वो कलेक्शन करता था रेवेन्यू का, वो अपने कुछ लठेत भी रख सकता था, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता था। ये जो निचला जो ग्रामीण क्षेत्र से एक वर्ग उभर के आया, यही निचला वर्ग धीरे धीरे ताकत बढ़ाता चला गया और नए प्रकार के सामंत हमने इस नजरिए से देखे। इन नए सामंतों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी और इसी आपसी प्रतिस्पर्धा ने राजपूत व्यवस्था को और संकीर्ण कर दिया। ये तो थी हमारी एक आउटलाइन राजपूत काल की, जो आयुध वंश पर अपना प्रभाव जमाने के लिए और इसके बाद अपने क्षेत्रीय प्रभाव जमाने के लिए ये व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। प्रत्येक वंश के बारे में अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं तो फिर आप हमारी साइट पर लॉगिन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन दूसरी व्यवस्था के पास। तक हमने जो है राजपूत काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में एक आउटलाइन तैयार की थी। क्या क्या बदलाव देखे गए, क्या संभावनाएं थी, क्या स्थितियां बन सकती थी या क्या स्थितियां बनी हैं। अब हम चर्चा करते हैं इस्लाम के उत्थान की या इस्लाम के आगमन की। इस्लाम के आगमन की जब बात करते हैं तो हमें मध्य एशिया जाना पड़ेगा। मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखते हैं तो मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति डिजर्ट क्षेत्र है, रेगिस्तानी इलाका है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितना भी बेल्ट आता है ये सारा का सारा डिजर्ट एरिया है। जैसे मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, मतलब
कहने का मतलब है कि हम उन क्षेत्रकों को देखना चाहते हैं जिन क्षेत्रकों में इस्लाम के उदय के बाद उनका विस्तार देखा गया प्रारंभिक चरण में। हम ये देखना चाहते हैं कि मोहम्मद साहब ने अगर इस्लाम को इस्टेब्लिश किया है या उन्होंने एक विचारधारा दी है, तो वो विचारधारा कहाँ तक प्रभावित हुई है और इससे पहले वहाँ की व्यवस्थाएं क्या थी, क्या सामाजिक व्यवस्थाएं थी, क्या धार्मिक व्यवस्थाएं थी, क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, क्या आर्थिक व्यवस्थाएं थी। आर्थिक व्यवस्था तो उसके रेगिस्तान से ही हमें पता लग जाता है कि जहाँ जिस क्षेत्र में रेगिस्तान होता है, भले ही अब वो संपन्न देश रहे हों, भले ही वहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा हो, लेकिन कल उस पेट्रोलियम का कोई अर्थ नहीं बनता था। इसलिए अर्थ नहीं बनता था क्योंकि कल पेट्रोलियम के लिए कोई तकनीकी विकास नहीं था, कोई इंजन नहीं थे, मशीनीकरण नहीं था। वहां पे क्या था? मरुस्थल था। मरुस्थल होने के कारण वहां की जो अर्थव्यवस्था की गतिविधियां चलती थीं वो हंटिंग पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी। और वो व्यवस्थाएं जो रेगिस्तानी इलाकों में ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ऐसी जो चीजें पाई जाती हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं उन पर आधारित थी। फर्टिलिटी बहुत कम थी यानी उतना ही उत्पादन होता होगा जितना उत्पादन उनके बेसिक नीड के लिए आवश्यक है, तो उत्पादन अधिशेष नहीं होगा, यानी प्रोडक्टिविटी का सरप्लस नहीं होगा। और जब सरप्लस नहीं होगा तो कर देने की गुंजाइश भी कम होगी, और कर देने की गुंजाइश कम होगी तो राजा एक मजबूत शक्ति के रूप में कभी नहीं उभर सकता है। वहां पे जो व्यवस्थाएं चलती थी वो कबीलाई व्यवस्थाएं थी। छोटे छोटे बहुत सारे कबीले हुआ करते थे। इन कबीलों का एक सरदार हुआ करता था। कबीलों के अपनी व्यवस्थाएं थी राजनीतिक, और उनकी अपने राजनीतिक नियम कानून थे, उनके अपने सामाजिक धार्मिक नियम कानून थे। कबीले का एक उनका अपना पुरोहित वर्ग होता होगा, और प्रत्येक कबीले के कल्चर में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता था। ये जो परिवर्तन था, इस परिवर्तन ने कबीलों को सामाजिक जुड़ाव से दूर रखा। इस विभेदीकरण ने धार्मिक जुड़ाव से दूर रखा, और सामाजिक और धार्मिक जुड़ाव ने कहीं ना कहीं राजनीतिक जुड़ाव से दूर रखा। जो व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता होगा, और जब उन कबीलों के निकट क्षेत्रों से गुजरता होगा तो उसे उन्हें कर चुकाना पड़ता होगा। यह भी उनकी अर्थव्यवस्था का एक आधार रहा होगा। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यवस्था में पैट्रियार्की, संकीर्ण पैट्रियार्की आ जाती है, हार्ड पैट्रियार्की आ जाती है, एक कठोर पितृसत्तात्मक समाज अगर कहीं पे दिखाई देता है, तो व्यक्ति को स्वच्छंद या स्वतंत्र रूप से कार्य करने से कहीं ना कहीं रोका जाता है। यही एक व्यवस्था कबीलों की थी। कबीलों के अपने कल्चर ने, अपने धार्मिक नियमों ने, अपने राजनीतिक नियमों ने कबीलों को संकीर्ण करके रखा, और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा होती रही। इसमें जो व्यक्ति था, उस कबीले का सामान्य जन था, वो सामान्य जन इस व्यवस्था से रुष्ट होने लगा होगा। यहीं से मोहम्मद पैगंबर साहब का उद्भव होता है। मोहम्मद पैगंबर साहब अकेले धार्मिक नेता नहीं थे, उन्होंने समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य किया है। उन्होंने धर्म के नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य किया है, उन्होंने राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य किया है, और अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक आर्थिक लीडर के रूप में भी कार्य किया है। माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने
अपने जीवन काल में लगभग 29 लड़ाइयां लड़ी थी। मोहम्मद साहब ने एक विचारधारा दी। यह विचारधारा सामाजिक समानता, सामाजिक जुड़ाव, धार्मिक समानता और एक सामान्य नियमों पर आधारित थी। जब एक ऐसी विचारधारा उन्होंने अपने फॉलोअर्स को प्रेषित की तो धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे, और जब लोग उनसे जुड़ने लगे तो जो संकीर्ण परंपराओं को या हार्ड कल्चर को मानने वाले लोग थे वो उनका विरोध करने लगे। जैसे जैसे उनका विरोध बढ़ता गया और इनकी उदार विचारधारा के कारण उतनी तेजी से लोग जुड़ते चले गए। 570 से 632 एडी तक ये मोहम्मद साहब का लाइफ ड्यूरेशन है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के समय माना जाता है कि इनके 4 शागिर्द थे, 4 शिष्य थे। मोहम्मद साहब के 4 शागिर्द थे जिसे हमने खलीफा कहा है। हजरत अबू बकर जो 632 से 634 एडी तक खलीफा के पद पर रहे। हजरत उमर 634 से 644 तक खलीफा के पद पर रहे। हजरत उस्मान 644 से 56 तक, और इसके बाद 656 से हजरत अली जो उनके दामाद भी थे पैगंबर साहब के, वो खलीफा के पद पर रहे। ये जो प्रारंभिक चरण रहा खलीफाओं का, ये जो प्रारंभिक चरण रहा खलीफाओं का, ये प्रारंभिक चरण को हमने उमैया वंश नाम दिया है। यानी 622 से जब मोहम्मद साहब और उसके पश्चात जो भी खलीफा बनते रहे उसको हमने 622 से 748 तक उमैया वंश का नाम दिया है कि उमैया वंशीय खलीफाओं की यह परंपरा रही है। इस खलीफा परंपरा में हम देखते हैं हजरत अबू बकर 2 साल तक खलीफा रहे। हजरत उमर भी पैगंबर साहब के जो कानून थे, जो उनके नियम थे, उनका पालन करते रहे, और जिस प्रकार से वे मोहम्मद साहब समाज को या धर्म को ले जाना चाहते थे वो उसका पालन करते रहे। लेकिन यहां पर देखते हैं कि हजरत उस्मान का जब पीरियड आया तो 644 से 656 के बीच हजरत उस्मान के समय कुछ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे गए। यहां पे जो मुस्लिम समाज सामाजिक समानता और धार्मिक समानता की बात करता था, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हितों के कारण इसमें भेद पैदा होने लगा और समाज में एक संकीर्ण विचारधारा प्रवेश करने लगी, सामाजिक व्यवस्था के तहत और धार्मिक व्यवस्था के तहत। उस्मान साहब के साथ बदलाव जो देखे गए ये हजरत अली तक आते आते काफी प्रबल हो गए थे। उमैया वंश परंपरा एक लंबे अरसे तक रही। खिलाफत में, खलीफाई में। इसके पश्चात अब्बासी खलीफाओं का समय आया जो 749 से और 900 ईस्वी तक चलता रहा। अब्बासी खलीफाओं ने अपनी केंद्रीय व्यवस्था को बदल दिया और केंद्रीय व्यवस्था जो मदीना में स्थापित की थी मोहम्मद साहब ने, वो केंद्रीय व्यवस्था मदीना से हटकर दमिश्क
और फिर बगदाद आ गई। अब्बासी खलीफाओं के बाद 900 से 1000 AD तक एक इस्लाम जगत के खलीफा के स्थान पर अनेक खलीफा उभर कर सामने आ गए। कई खलीफाओं के वंश यहां दिखाई देने लगे। 1000 ईस्वी के बाद ईरान और तुर्की के मध्य एक समझौता हुआ। उनकी शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में एक समझौता हुआ और तुर्की खलीफाओं का शासन चलने लगा और धीरे धीरे खलीफा की सत्ता कमजोर पड़ने लगी। खलीफा की जो सत्ता कमजोर पड़ी है उसमें व्यक्तिगत कारण अंतर्निहित थे। अब खलीफा जो राजनीति का एक केंद्र बना हुआ था, जो धर्म को साथ लेकर चल रहा था, यहां पर उसका एक बड़ा राजनीतिकरण हुआ। जो खलीफा एक प्रतिनिधि था पैगम अल्लाह का, वह अब सर्व सत्ताधारी होता चला गया और उसके सर्व सत्ताधारी होने से वो खिलत देने लगा। सुल्तानों को शासन करने की खिलत देने लगा, अर्थात लाइसेंस देने लगा। महमूद गजनवी को इस्लाम जगत का पहला वैधानिक सुल्तान माना जाता है, क्योंकि खलीफा ने उसे शासन करने की खिलत दी थी। इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आया, जैसे जैसे इस्लाम का विस्तार हुआ, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, इन सब क्षेत्रों में इस्लाम का विस्तार होता चला गया। खलीफा की शक्ति बढ़ती चली गई और खलीफा ने सुल्तानों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और धार्मिक और राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में ले ली। खलीफा इतना ताकतवर हो गया था कि वो किसी भी सुल्तान को गैर कानूनी घोषित कर सकता है, किसी भी सुल्तान को विधर्मी घोषित कर सकता है। इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस खलीफा की सत्ता ने धार्मिक और राजनीतिक संकीर्णता को जन्म दे दिया। धार्मिक संकीर्णता में देखते हैं, खलीफा के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। गजनी में आपने देखा होगा कि गजनी में जो महमूद गजनवी का उद्भव हुआ था, महमूद गजनवी के प्रारंभिक चरणों में जाते हैं तो अलप्तगीन, सुबुक्तगीन और फिर महमूद आता है। अलप्तगीन की शक्ति को देखते हैं और महमूद गजनवी की शक्ति को देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। अलप्तगीन एक छोटे से गजनी पे शासन करता था, जबकि गजनवी का शासन जो है एक बड़े विस्तार क्षेत्र में था और गजनवी के पास इतनी ताकत आ गई थी, राजनीतिक और सैनिक शक्ति हो गई थी कि वो हिंदुस्तान पर अनेक आक्रमण करने में सक्षम हो गया। महमूद गजनवी
को पढ़ने के लिए हमें विस्तार में जाना पड़ेगा, क्योंकि महमूद गजनवी के जो भारत के संदर्भ में आक्रमण हुए हैं, अनेक राजपूत राज्यों से उसके टकराव हुए हैं और भारत से बहुत सारा धन लूट कर ले गया। धन लूटने का उसका उद्देश्य एक ही था, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना, जिससे कि वो एक बड़ी सेना संगठित कर एक बड़े साम्राज्य को स्थापित कर सके। हालांकि प्रारंभिक तुर्कियों ने अपने सैनिक संगठन में बहुत अधिक संकीर्णता नहीं लाई। यहां पर हम देखते हैं, भारतीय सीमा क्षेत्रों पर जब वह आक्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी सेना में तिलक और सेवंद राय जैसे हिंदू पदाधिकारियों को भी स्थान दिया था और उनकी सेना में माना जाता है कि बहुत सारे हिंदू भी शामिल थे। यहां तक आते आते इस्लामी संकीर्णता नहीं दिखाई देती है, लेकिन गजनी के बाद मध्य एशिया का, अफगानिस्तान का या पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में जो बदलाव देखे गए, और जब गौड़ क्षेत्र का बात होती है और गौरी भारत की ओर आता है, तब एक नया दृष्टिकोण मिलता है हमें सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का। इन बिंदुओं को अगर हमें गहराई से जानना है तो फिर हमें इनके प्रत्येक स्टेप पर उतरना पड़ेगा। ये जो ड्राफ्टिंग की गई है या जो आउटलाइन दी जा रही है, ये आउटलाइन आपको केवल सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, बल्कि ये आउटलाइन जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। प्रत्येक सुल्तान की राजनीतिक गतिविधि, उसकी प्रशासनिक गतिविधि, उसका रेवेन्यू सिस्टम, उसके कार्य करने के तरीके, उसके अपने सिद्धांत, उसके अपने राज्य व्यवस्था को बनाए रखने के तरीके, सब कुछ वहां पर प्राप्त होंगे। अगले चरण में हम मध्यकाल के दूसरे बड़े मेजर टॉपिक को लेंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फॉर सपोर्टिंग अस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। हम जल्द ही उपस्थित होंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।